यूट्यूब के दर्शकों, मैंने बहुत बीच में गैप कर दिया, मैं आप लोगों का साथ नहीं दे पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरा उम्र भी एक लंबा उम्र है और साथ साथ मौसम जो था वह भी गड़बड़ था। मुद्दे बहुत सारे ऐसे थे जिससे हाथ पांव आगे चलाना बड़ा मुश्किल, डेरे पर ही ज़्यादा सर्विस किया। तो जनवरी और फरवरी का लास्ट चल रहा है, इतना दूर तक तो मैंने किया। विषय है कि जाड़े में लकवा वालों को क्या करना चाहिए। तो जाड़े में अमूमन बदन सिकुड़ता है, जाड़े में बदन सिकुड़ता है और बॉडी का डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है, घनत्व ज़्यादा हो जाता है। तो घनत्व ज़्यादा होने से टॉलरेशन ख़त्म होने लगता है, जो टॉलरेट करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो प्रयास करना चाहिए कि प्राकृतिक सूर्य की रोशनी ही उसको मिले, या तो कपड़े से ढककर, बदन को कपड़े से ढककर अपने टेम्परेचर को ही रियलाइज करे, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आग वाग ताप ले या गर्म पानी कर ले, गर्म पानी से नहा ले, ऐसा नहीं काम करना चाहिए लकवे वाले को। क्योंकि 5 तत्व होते हैं, उसमें पहला तत्व है प्राण तत्व। और प्राण तत्व खराब होने के कारण ही, प्राण तत्व कम या ज़्यादा हो जाने के कारण ही लकवा होता है। प्राण माने हवा होता है और लक माने हवा होता है। तो वायु तत्व अपने बॉडी में पूरा बैलेंस नहीं रहता है और वायु की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, घनत्व ज़्यादा हो जाती है, चूँकि उसमें ठंडक हो जाती है। गर्म हवा हल्की होती है और ठंडी हवा भारी होता है। तो भारी हवा को लेने में कठिनाई होती है और गर्म हवा को लेने में कठिनाई नहीं होता। हाँ, वह अपने सीमा पर ही, अपने लेवल पे ही अच्छा होता है। ज़्यादा पतला हो जाने से, ज़्यादा हल्का हवा हो जाने से भी ऊपर की ओर ही स्टॉक पड़ेगा, ऊपर की ओर ही लोड पड़ेगा। और ज़्यादा घना हो जाने से नीचे की ओर का लोड बढ़ जाएगा। तो ये बात को तो ध्यान रखना चाहिए कि वायु की समतुल्यता बॉडी में बनी रहे, इसी के लिए टॉलरेशन बनता है। टॉलरेशन बनने का मतलब हुआ ठंडी हवा और गर्म हवा। तो बॉडी गर्म हवा को उतना देरी बर्दाश्त नहीं कर पाती जितना देरी ठंडे हवा को बर्दाश्त कर पाती है। कारण उसका यह है कि ठंडी हवा नीचे की ओर जाती है और गर्म हवा मस्तिष्क की ओर जाती है, इसलिए चेतना विचलित होने लगता है। और लकवा में मैक्सिमम ब्रेन के टिश्यू जो हैं, ब्रेन के न्यूरोज जो हैं, वो प्रेशर में आ जाते हैं। इसलिए गर्मी में भी इतना जरूर रखना चाहिए, वो एक कहावत है कि ना आती बकता, ना आती चूप, ना आती बरखा, ना आती धूप, अति सर्वत्र वर्ज्यते। तो अति नहीं होना चाहिए, इसलिए आदमी को ठंडक में नीचे वाले पार्ट में ज़्यादा दोष पैदा हो जाता है और गर्मी में ऊपर वाले दोष ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। थोड़ा सा देखेगा तो आँख चौंधियाने लगेगा, उठने में उसको सर चक्कर देने लगेगा, कोई बात को सुनाई ही नहीं देगा, क्योंकि मस्तिष्क पे प्रेशर कम और नाभि के नीचे वाले बॉडी पर ज़्यादा हो जाता है। तो मैक्सिमम मेरा जो कहना है, मैं तो ट्रीटमेंट देता हूं, अंगों का निर्माण करता हूं, अंगों को रिपेयर करता हूं या अंगों को सर्विस करता हूं, ये मेरा काम है। हाँ, कुछ आहार विहार जो है वो जरूर संतुलित रखना चाहिए, क्योंकि वो नहीं करने से जो आप आहार लेते हैं उस आहार में भी 5 तरह के तत्व होते हैं।
जो तत्व आप में होते हैं, तो उसमें किस तत्व की अधिकता चाहिए, किस तत्व की अधिकता नहीं चाहिए। तो आपको मैंने बता दिया कि ठंडक में हवा भारी हो जाता है, वह नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मस्तिष्क पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता ठंडक में, लेकिन पैर में, हाथ में, पीठ में, कमर में, ये सब में असर पड़ने लगता है, गले में। तो प्रयास करना चाहिए कि तेल लगा करके बदन में तेल को मालिश करके और धूप में थोड़ा देर रहा जाए ठंडक में, ताकि विटामिन डी उसको फूल मिले और ऑर्गन से जो विशेष वायु जल तत्व है वो घनत्व कम हो जाए। तो ये क्रिया हम बताते हैं, यही क्रिया हमारा है। हम तो मेडिकल को उस तरह लेते नहीं हैं, इसलिए हम आपको बताया, यह मेरी अपनी जीवन भर का खोज था। तो प्रयास करना चाहिए कि कपड़े से ढककर ही गर्मी को बनाया जाए या कपड़ा पहना जाए। गर्मी में ही कपड़ा पहनने का मतलब होता है। हाँ, खुले, अब इतना दूर खुला खोल करके चलना, मतलब इतना दूर सिकुड़ जाएगा और नीचे का फैल जाएगा, तो दो डेंसिटी पैदा हो जाएगी, इसलिए आप तकलीफ में फंस जाएंगे, खांसी हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा, एयर लेने की क्रिया खत्म हो जाएगी, फिल्टर आपका गड़बड़ होने लगेगा, ये सब क्रिया हो जाएगी। तो इसलिए पानी भी पीना चाहिए, तो अर्थवार्म पानी पीना चाहिए। अर्थवार्म पानी का मतलब है कि वह आपके बॉडी के स्टैंडर्ड को बदलता है। मैं हर आदमी से ये पूछता हूं कि ये बताओ पानी क्यों पिया जाता है, तो प्यास लगती है पानी पिया जाता है, लोग बताते हैं, लेकिन मैं नहीं ये बोलता। मैं बोलता हूं कि पानी शरीर तब मांगता है जब रेडी वाटर का पानी गर्म हो जाता है, तो वो पेशाब के थ्रू निकल जाता है, वो हीट होता है, और फिर ठंडा पानी जो डाल देते हैं वो बॉडी टेम्परेचर को कम कर लेता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे टेम्परेचर हो जाता है। तो पानी जो है वह अर्थवार्म पानी ही पीना चाहिए ठंडा के दिनों में। और मैं मिट्टी के घड़े की बात जो बताता हूँ, उसमें ये बताता हूँ कि मिट्टी के घड़े में पानी रखा हुआ रहेगा तो मिट्टी हर विकृत तत्वों को अपने में सटा लेती है, छान देती है। पानी को फिल्टर करने का सबसे बढ़िया साधन मिट्टी ही है, ये बात आप जान लीजिए। उसमें अलग अलग शेप के कण होते हैं और इसीलिए वो ब्रीथ करता है, सांस लेता है। तो गर्मी में भी पानी घड़े का ही पीना चाहिए। हम तो कहेंगे कि ठंडी में भी पानी घड़े का ही पीना चाहिए। इसीलिए हमारे भारतीय परंपरा में नियम है कि घड़े के ऊपर लाल रंग का कपड़ा एक ठो लगा देते हैं, और गर्मी के दिन में धूप में भी रख दोगे तो घड़े का पानी ठंडा हो जाएगा। लेकिन ठंडे के दिन में पानी अगर भीतर भी रख दोगे तो गर्म नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा, वो एक अर्थवार्म पानी होगा। इसलिए पानी घड़े का पीना आवश्यक होता है, मेरे कहने से, मेरा अनुमान है। तो दो बातें बताई। आहार में जो एयर का ज्यादा वॉल्यूम रखता है उस चीजों को कम लेना चाहिए, क्योंकि नीचे का प्रेशर सही रहे। उसमें मृदा की ज्यादा व्यवस्था हो और जल की कम व्यवस्था हो, क्योंकि नीचे का डेंसिटी ज्यादा होता है। बात समझ आया? ये बात मैं हमेशा कहता हूं। और बदन पर तेल को मालिश करने का मतलब हुआ, बदन पर तेल क्यों मालिश करना चाहिए जाड़े में, तो उसके बारे में मैं तो बता देता हूं। हर पावर को ट्रांसफर करने के लिए 3 साधन होते हैं।
ऊर्जान्वित करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए 3 साधन होते हैं। या तो धूप में सो जाओ, तो धूप की एनर्जी में जो हीट आ रहा है उससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन क्लियर हो जाएगा। जब कोई साधन नहीं है, कोई अल्टरनेट सर्वर नहीं है, तब के लिए है। दूसरी बात है कि बदन को एक दूसरा आदमी अपना ऊर्जा उसके बॉडी में ट्रांसफर करे। रगड़ना, मलना, दबाना, ये क्रिया जो है ऊर्जा ट्रांसफर करने की क्रिया है। एक आदमी जिसके पास ऊर्जा है, अपना ऊर्जा उसके अंदर डाला, उसको भी एक्टिवेट किया। तो इसीलिए बोलते हैं कि तेल जो है थोड़ा सा मालिश करना चाहिए। अब उस तेल में क्या क्या मिला होना चाहिए? देखिए, दूध है, और दूध को आप आग पे चढ़ा दीजिए। आग पे चढ़ा देंगे तो जितना खोलते जाएगा उतना क्या हो जाएगा, वो डेंस होता जाएगा, घना होता जाएगा, सघन होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। लेकिन अदरक उसमें डाल दीजिए तो देखिए क्या होता है। यह है प्रकृति, इसको बोलते हैं प्रकृति। अदरक को डाल देंगे तो दूध पतली हो जाएगी। इसलिए जाड़े में सौंठ का यूज कर सब कोई को बताया जाता है। अजवाइन को डाल दीजिए तब भी वही हो। तो एयर वाली सब चीजें जो है उसका उपयोग करना चाहिए। तो उसका एक रेशियो होता है, वो रेशियो किसी दिन बड़े पर रिकॉर्ड होंगे, उसमें हम आपको रेशियो बता देंगे। और आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो यहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। कुछ चीजें खाने के लिए, देखो, एक मेरा कहना है कि एक आदमी अगर खाना खाता है दिन भर, चावल दाल सब्जी रोटी, तो 30 रुपया खर्च होता है। अब वह छेने का रसगुल्ला और फलाना खाता है तो 70 रुपया खर्च होता है। खाना वो उतना ही खाता है, लेकिन वो क्वांटिटी क्वालिटी के हिसाब से होता है। तो मैं यही कहूंगा कि आहार जो है सुपाच्य लेना चाहिए। तो मैं तो कहता हूं कि जो आग से न चढ़ा हो वो चीज लेना चाहिए, फल लेना चाहिए। और फल लेने का मतलब है कि वो डायरेक्ट मिनरल्स अर्थ से गेन किया है और उसमें कोई भी टेम्परेचर का ज़्यादा फ्लक्चुएशन है नहीं, इसलिए उसे लेने से आपका तीन तत्व पूरे हो जाएंगे। अग्नि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और प्राण तत्व, इन 3 तत्वों का समावेश ज़्यादा हो जाएगा। और सबसे जरूरी है प्राण तत्व। प्राण में मैं जो बताता हूं, प्राण में 2 नासिकाओं की सुराख है, एक से प्राण होता है, इसलिए प्राणायाम बोलते हैं, प्राण को लेना बोलते हैं। और एक तरफ से जब 2 लंग्स हैं, एक का फिल्टर जब प्राण लेते हैं, माने वायु लेते हैं, तो वह फिल्टर करता है तो ऊपर की ओर ही गंदा रखता है, नीचे नहीं जाता। और हवा नीचे चली जाती है शुद्ध, और शुद्ध हवा जब पूरे शरीर में घूमती है, क्रिया करती है, तो गंदी हो जाती है। तो फिर उधर से फिल्टर होकर के और वो प्रतिष्ठा में चली जाती है। तो जब प्रतिष्ठा में जाती है तो वो अवशेष जो है उसके नीचे रह जाते हैं, जिससे आपकी वृद्धि होती है। प्राण और प्रतिष्ठा 2 शब्द हैं, अनुलोम विलोम। उसी को मैंने अलग अलग शब्दों में लोगों ने व्यक्त किया, योगियों ने अलग अलग बताया है, लेकिन मैं यही बोलता हूं कि प्राण है और प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा माने छोड़ना और प्राण माने लेना। तो प्राण शुद्धतम होना चाहिए, इसके लिए भगवान ने इस मशीन में फिल्टर 2 ठो डाला है, 2 ठो फेफड़े डाले हैं। वासन आया तो नहाते समय जब ज्यादा ठंडक हो, ठंड ज्यादा बढ़ गई हो, माने बाहर का एटमॉस्फेयर ज्यादा ठंडा हो, तो सीने में एक ठो कपड़ा लपेट करके ही नहाना चाहिए। पैरालिसिस वाले को कपड़ा भीग जाए, कपड़ा को खोल दीजिए, खुला हवा उसके अंदर नहीं लगना चाहिए। ये बात मैं हमेशा करता हूं।
और जब कपड़े को खोल दे तो तेल पूरे में हल्का हल्का मल करके, और लहसुन में गंधक होता है, गंधक की मात्रा होती है, नेचुरल गंधक है, इसलिए लहसुन के बारे में बहुत सारे विद्वानों का बहुत सारा बात कहना है। बड़े बड़े चीज बने, बड़े बड़े निर्माण हुए, उसमें वो निर्माणकर्ता जो थे वो लहसुन का बहुत उपयोग करते थे, अपने मजदूरों को बहुत लहसुन खिलाते थे। तो गंधक जो है वो बॉडी के खून को हमेशा एक टेम्परेचर और एक डेंसिटी को प्रदान करता है, इसीलिए लहसुन हमारे यहाँ बहुत फायदेमंद चीज है, ये बात जाना जाता है। खा लेने से बीपी वाले को भी बोलते हैं कि लहसुन खाओ, लहसुन से बीपी तुम्हारी कम हो जाएगी, मतलब उसमें गंधक की मात्रा चली जाएगी, तो गंधक की मात्रा के जाने से क्रिस्टल अलग अलग हो जाएंगे, तो फ्लो बढ़िया बन जाएगा, तो हार्ट से जो पुश करते हैं वो अच्छा रहेगा। तो मैं यही कहूँगा कि ठंडक में प्रयास करना चाहिए एक लकवा वाले के लिए, क्योंकि वायु का वो बीमारी है, तो वायु की बीमारी माने प्राण की बीमारी है, इसलिए प्राण के लिए हमेशा व्यवस्थित बना होना चाहिए। एक लाइन और कभी कभी हम इस बात पर विशेष कहते हैं, जब आपका जाड़ा चढ़ जाए, माने बाहर का एटमॉस्फेयर ज्यादा हो जाए, तब जो चाय पीते हैं लोग, तो चाय के बदले में आरोग्यवध का चाय अगर पीने लगे वो, तो हमारे समझ से सर्दी का असर तो होगा नहीं, क्योंकि वो मुंह से खास करके कफ निकालने की बात नहीं होती, वो पखाने से कफ निकल जाती है। बात समझ में, बिना प्रयास का, अनायास प्रयास को। आरोग्यवध अगर पीने लगे तो आरोग्यवध पीने चाय बड़ी अच्छी खुशबू होती है, बड़ा अच्छा लगता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा पखाना ज्यादा होता है तो मैंने मल का निशार बढ़िया होगा, तो आरोग्यवध का चाय लेना चाहिए। ये मैं हर आदमी को बोलता हूं। वो श्वास वाले प्रक्रिया में यही बात आती है, श्वास वाले प्रक्रिया में भी प्राण शक्ति की कमी हो जाती है, तो आरोग्यवध लेने से पूरा नाली में से कफ जो होता है वो सरक करके नीचे चला जाएगा और श्वास आराम से लेने लगेंगे और पखाना भी होगा, तो पुराने मल संचय नहीं होंगे, तो टॉक्सिन्स नहीं बनेगा। पुराने मल के संचय होने से टॉक्सिन्स बनता है। तो आहार विहार तो लेना चाहिए, प्रयास कीजिए कि वो भारी वायु युक्त हो, हल्की वायु युक्त ना हो, क्योंकि मैंने बता दिया कि ज्यादा गर्म खाना खाओगे तो क्या होगा और ठंडा खाना खाओगे तो क्या होगा, दोनों में क्या अंतर है, ये तो बात एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी। टेम्परेचर ज्यादा हो जाने से डेंसिटी एयर का कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम हो जाने से एयर का डेंसिटी ज्यादा हो जाता है। तो ज्यादा डेंसिटी वाला एयर नीचे रहता है और कम डेंसिटी वाला ऊपर की ओर जाता है, और बंद जगह में ऐसा होगा तो ढक्कन खोलने की बात हो गई। पैरालाइसिस, लकवा, अर्थराइटिस, गठिया और साटिका, स्लीप डिस्क, अगर आप इन सब बीमारियों से ग्रसित हैं और आप सिर्फ दवा खा रहे हैं दर्द कम करने के लिए और बीमारी खत्म नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बीमारी आप बढ़ा रहे हैं। इन बीमारियों की दवाइयाँ हो सके तो आपके रसोई घर में हो सके तो आंगन में कोई ऐसा पौधा हो जिसमें इसकी दवाइयाँ हो सके तो आपको कोई व्यायाम हो जिसे करने से इस बीमारी से मुक्त हो सके। चरक संहिता और बहुत सारे आयुर्वेद दवाइयों में ऐसे नुस्खे और दवाइयाँ हैं जो घरेलू हैं, और आप इनसे करके आसानी से अपनी बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं इन ताकतवर दवाइयों और नुस्खे के बारे में। लकवा, साटिका, गाठिया जैसे, स्लीप डिस्क जैसे
रोग अगर किसी घर में घुस जाए ना तो उस घर की पूरी आर्थिक व्यवस्था खराब हो सकती है। और आजकल के इलाज में इतने लाखों रुपए खर्च होते हैं और कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास के लिए ऐसा करना असंभव हो जाता है। और कहीं ना कहीं मानसिक और फाइनेंशियल स्थिति में आप बहुत टूट जाते हो तो इलाज से बहुत दूर हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं अपना देश में जहाँ पर सुश्रुत संहिता जैसा किताब जिन्होंने एक बहुत बड़े प्रसिद्ध चिकित्सा महर्षि सुश्रुत ने इसे लिखा है, जिसमें ये 3 मूलभूत ग्रंथों में से एक है। इस संपूर्ण ग्रंथ में 184 अध्याय हैं और जिसमें 1120 रोगों के बारे में बताया गया है और 700 औषधियाँ हैं। और तो और ये इसमें 74 प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है। तो ये इतना सस्ता और आसान और हमारे देश का इतना बड़ा खनिज संपदा है ना कि मैं बता नहीं सकता दोस्तों। इससे बहुत सी बीमारियां ख़त्म हो सकती हैं। हमारे महर्षि लोग चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, उसमें इतना अच्छा व्याख्या किया गया है बीमारियों के बारे में, इलाज के बारे में, पुरानी पद्धति से इलाज आप सोच नहीं सकते। इतना अच्छा मिट्टी से इलाज होता है, मिट्टी आप पैर में लगाएंगे तो आप कैसे कह सकते हैं। बहुत सारे इलाज की प्रक्रिया है दोस्तों। आज ऐसी प्रक्रिया खो रही है अपने देश में, तो किसी न किसी ने भारत में उसे संयोग के रखा है, उसके बारे में कोई अध्ययन करता है। आइए सबसे पहले मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। आज मैं बात करूँगा ऐसे इंसान की जो एकदम मध्यम वर्ग का था और जिनकी माँ स्लीप डिस्क से बहुत बीमार थी। इलाज का अभाव और पैसे की कमी को देखते हुए जिस बच्चे ने 15 साल से ही चरक संहिता, सुश्रुत संहिता का अध्ययन करना चालू कर दिया, अपनी माँ का इलाज करता रहा और आखिर में अपनी माँ को ठीक कर दिया। माँ तो ठीक हो गई और लेकिन इस इलाज को हर लोग में उन्होंने बांटने लगे ताकि हर इंसान ठीक हो सके। आज जहाँ बड़े बड़े अस्पताल भी इन्हें लोटा बाबा के नाम से जानते हैं और जहाँ पर बड़े डॉक्टर भी असक्षम है इलाज में, वहाँ इन लोटे से इलाज करते हैं और ये अपने लोकल एरिया में लोटा बाबा के नाम से जाने जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिंगरौली में रहने वाले लोटा बाबा की। एक ज्ञान हासिल करके बाबा जी ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। आज उन्होंने 1600 से ज़्यादा पेशेंटों को देखा है, जिनमें गठिया, साटिका, पैरालिसिस के सबसे ज़्यादा रोगी हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इनके जो रिकवरी के परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है और बहुत जल्दी ये रिकवरी में आते हैं, बहुत जल्दी ठीक होते हैं। मतलब अब ठीक होने का मतलब समझ लीजिए, जो पेशेंट आते हैं ना वो आधे घंटे 1 घंटे के इलाज के बाद अपना बताते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जो पेशेंट 2-3 बार आता है तो चौथी बार तो वो अपने आप चला आता है दोस्तों। ये मैं नहीं कह रहा, इस वीडियो पूरा देखना, आपको समझ आएगा। वो पेशेंट जब किसी के कंधे पर लद के आता है लेकिन फिर 2-3 बार आने के बाद खुद चला आता है बाबा जी के पास, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, अभी जो बहुत दूर दूर के पेशेंट हैं वो बाबा जी से हमेशा कहते हैं कि बाबा जी कुछ ऐसा बताइए कि हमें कुछ इलाज के साथ, आपके इलाज के साथ कुछ आराम मिल सके। तो बाबा जी ने एक 52 जड़ी बूटियों का जो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता द्वारा व्यापक है, जिसको बनाया गया है, वो तेल जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में बाबा जी देते हैं। ये मामूली तेल है, सरसों का तेल ही समझिए इसको, लेकिन इससे बहुत से रोगी, बहुत से पेशेंट स्लिप डिस्क, गाठिया और पैरालिसिस के पेशेंट को जो दूर है, जो बहुत दूर है, उनको हम लोगों ने कोरियर किया है और उन्हें बहुत आराम मिला है। उन्होंने सब ने कहा कि हमें बहुत आराम मिलता है। और ये जो आराम है, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा सुख बाबा जी बोलते हैं, यही है हमारे लिए। तो हमारे इस चैनल पर हमेशा बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग आपको अब और भी ज़्यादा, मतलब अब हम लोग आपको इतना अच्छा बताने वाले हैं कि आप घर पर रह के व्यायाम करके या ये तेल भी मंगवा कर आप अपने शरीर पर लेपन करके आप बहुत जल्दी आराम पा सकते हैं। ये चमत्कारी तेल दोस्तों, अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो भी आप मंगवा कर एक बार अपने शरीर पर लगा कर कम से कम
आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि आपके शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। आपको ज़रूर इसका रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। इसका रिजल्ट 70-90% पॉजिटिव है, बहुत जल्दी असर करता है, बहुत आराम देने वाला तेल है दोस्तों।